नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। सरकार इस वक्त दाल और गेहूं की महंगाई को लेकर बहुत ज़्यादा एक्शन में है और इसी पर आप देखिए, कल गेहूं पर सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई और आज इस मसले पर खाद्य सचिव ने एक महत्वपूर्ण बैठक यहां पर बुलाई और जिसमें जो सरकार ने फैसला लिया है गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाने का और ओपन मार्केट में सेल करने का, इसका फ़ायदा कंज्यूमर तक पहुंचे, इस बात को फोकस में रखा गया इस बैठक में। और क्या बातचीत हुई, डिटेल जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अमरीश, बताइए आज की जो मीटिंग हुई है फूड सेक्रेटरी की, क्या क्या चर्चा हुई इसमें? देखिए मृत्युंजय, कल यानी कि सोमवार को जो है स्टॉक लिमिट लगाई थी गेहूं पर और आज राज्यों के साथ बैठक की और बैठक में स्पष्ट तौर पर निर्देश ये दिए गए हैं कि जो स्टॉक लिमिट लगाई गई जिस वजह से, उन सारी वजहों पर सरकारें यानी कि राज्य सरकारें अपने तरफ से एक्शन लें। यानी कि जो स्टॉक लिमिट लगाई गई उसको उनका जो डिस्क्लोजर है वो सभी इंपोर्टर से, ट्रेडर से, प्रोड्यूसर से लें। इसके साथ साथ ये सुनिश्चित करें कि स्टॉक से ज्यादा उनके पास ना हो, लिमिट से ज्यादा उनके पास स्टॉक ना हो। साथ साथ वो जो स्टॉक उनके पास से जारी हो रहा है वो सीधा मार्केट में पहुंचे और जो लाभ मिल रहा है प्राइसेस को की कूलिंग का जो लाभ है वो सीधा आम लोगों तक पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित करें। इसके साथ साथ ये भी निर्देश दिए गए हैं कि तमाम जो एक ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उन बिग चेन रिटेलर्स हैं, उनसे ये कहा जाए कि हर शुक्रवार को उन्हें अपना स्टॉक का अपडेट उस सरकार के पोर्टल पे देना है और वो जो जानकारी दे रहे हैं यानी कि रिटेलर से जो जानकारी मिल रही है उसको सुनिश्चित भी करना है, उसको जांचने की भी जरूरत है कि जो जानकारी उनकी तरफ से दी गई है, जो गोडाउन में अपडेट स्टॉक का अपडेट है, वो दोनों ही टैली हो रहे हैं कि नहीं। यानी कि सरकार लगातार सख्त है और यही सख्त निर्देश राज्यों को भी दे रही है कि वो स्टॉक को लगातार मार्केट में पुश करें और जो कूलिंग हो रही है प्राइसेस की वो भी कंज्यूमर तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करें। इसके साथ साथ एक और निर्देश ये दिया गया है कि आने वाले दिनों में यानी कि 28 तारीख से जो ओएमएसएस के जरिए सरकार चावल और गेहूं खुले बाजार में जारी करेगी, उसको भी स्टॉक के जरिए वो जो बाजार में पहुंच रहा है वो सुनिश्चित करें और ये दोनों ही चीजें राज्य स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग करें। तो इसके साथ साथ होर्डर्स जो पहचान में अभी तक आए हैं उन पे कार्रवाई सुनिश्चित करें और आगे कोई और होर्डिंग न हो, इस बात के ठोस पुख्ता कदम उठाए जाने की जरूरत है। इस तरह के निर्देश आज की बैठक में दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर आज की बैठक इस मामले में अहम है कि सरकार ने कल ही जो है स्टॉक लिमिट लगाई थी और आज उसका एक फॉलोअप भी लिया गया है जिसका सीधा इम्पैक्ट आपको आने वाले दिनों में कीमतों पर दिखेगा। अच्छा, ठीक है, ये तो आज की बैठक हो गई। कल भी एक मीटिंग होने वाली है दाल को लेकर, खास करके चने को लेकर। जी मृत्युंजय, कल 12:30 बजे एडिशनल सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स की अध्यक्षता में बैठक होगी। जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं वो ही उस कमेटी के अध्यक्ष भी है जो कि दाल की निगरानी के लिए बनाई गई थी और उस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते यह बैठक महत्वपूर्ण है दो मामलों में। पहला तो ये कि दाल की कीमतें और स्टॉक लिमिट के बाद अब तक क्या अपडेट है वो राज्यों से जानना चाहेंगी। इसके साथ साथ सरकार ये चाहती है कि क्योंकि हम दाल का जो खपत है वो एक प्रोटीन सोर्स के तौर पे करते हैं, तो अगर हम प्रोटीन सोर्स के तौर पे तुअर या उड़द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हम इसको किसी ऑल्टरनेट से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? इसका सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो सरकार को उनके खाते में और लोगों को कीमत के तौर पे देखने को मिलेगा। सरकार का ये मानना है कि जिस तरीके से नेफेड के पास स्टॉक में पर्याप्त मात्रा में चना है और जो कि दाल की तुलना में कम कीमत पर उपलब्ध है, उसको दाल के तौर पे, दाल के विकल्प के तौर पे, तुअर और उड़द के विकल्प के तौर पे सरकारी योजनाओं के तहत, सरकारी दुकानों के तहत ये जो है मार्केट में अवेलेबल कराया जाए और लोगों को ये कहा जाए कि दाल के विकल्प के तौर पे वो चने का इस्तेमाल करें ताकि उनको पॉकेट में यानी कि उनके लिए अफोर्डेबल भी हो वो दाल और साथ साथ लो जो उड़द और तुअर पे जो निर्भरता है वो भी कम की जा सके, जिससे मार्केट में जो होर्डिंग है उसको रोकने में एक तरह से एक पुश मिलेगा उस होर्डिंग को रोकने के लिए भी। मृत्युंजय, ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया अमरीश आपका इस खबर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड की बात इसलिए क्योंकि ये हफ्ता गोल्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज अमेरिका में रिटेल महंगाई के आंकड़े आएंगे कुछ देर बाद
और कल फेड का फैसला आएगा ब्याज दरों पर। दुनिया भर के बाजारों की नज़रें इस वक्त यूएस पर टिकी हुई हैं। हमारे साथ सुरेंद्र मेहता हैं इस वक्त बातचीत के लिए। मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका। आप जरा हमें ये बताएं कि आज नंबर आएंगे इन्फ्लेशन के यूएस में और कल फेड का डिसीजन आएगा। क्या लगता है आपको, क्या गोल्ड किसी बड़े एक्शन की तैयारी में आपको दिख रहा है? जी बिल्कुल। ये दो इवेंट ऐसे हैं जिसमें हमेशा गोल्ड एक बहुत बड़ी चाल चलता है, चाहे वो ऊपर की तरफ भागना हो या नीचे की तरफ आना हो। जो आज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि महंगाई के आंकड़े हैं वो गोल्ड की दिशा बेसिकली तय कर देंगे, क्योंकि उसी के बेस पे इंटरेस्ट रेट का भी डिसीजन होगा, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे लगता है कि अमेरिका हमेशा सरप्राइज देता है, तो मुझे आज भी कुछ ना कुछ सरप्राइज नजर आ रहा है। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि महंगाई के आंकड़े आने के बाद में जो यूएसडी इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स है, वो काफी बुलिश होगा और गोल्ड में एक बहुत अच्छे खासे करेक्शन की मुझे संभावना लगती है। अच्छा, अच्छे खासे करेक्शन की आपको संभावना दिख रही है। क्या सरप्राइज देख रहे हैं सर आप यूएस में? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पिछले 1-1.5 साल से जो फेड मीटिंग कर रहा है और जो इंटरेस्ट रेट उन्होंने जो बढ़ाए हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं रिसेशन को रोकने में कामयाब तो डेफिनेटली हुए हैं। अच्छा। और यही जो डेटा है, जो आज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये बेसिकली तय कर देगा कि अब रिसेशन की कोई गुंजाइश है या ये गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। यदि रिसेशन की गुंजाइश खत्म हो जाती है तो गोल्ड का नीचे आना लगभग तय हो जाएगा। कितना नीचे आएगा सर? मुझे ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मुझे करेक्शन लग रहा है। मुझे लग रहा है कि $1918 एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल होगा। अच्छा। $1918 तक भी शायद गोल्ड अगले 1 या 2 दिनों के अंदर नीचे आ सकता है। $1918, बड़ा एग्जैक्ट निकाला सर आपने। $18, ना 20, ना 25, ना 15। नहीं, बिल्कुल सर, कोई टेक्निकल चार्ट जो कह रहा है मैं उसके बेसिस पे ही कह रहा हूँ। अच्छा। देखिए जो महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, अगर वो रिसेशन को कंट्रोल कर देते हैं, अगर रिसेशन कंट्रोल हो गया तो हमें एक बहुत बड़ा दूसरे बाजारों में बूम दिखाई देगा, तो गोल्ड का नीचे आना एकदम स्वाभाविक ही है। तो प्रीशियस मेटल जो है वो सबसे पहले हिट होता है। जो इक्विटी मार्केट है वो तो धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन प्रीशियस मेटल एक झटके से बिल्कुल नीचे आएगा। तो सर अगर वहां पे $1918, तो इंडियन मार्केट में लगभग यहाँ से ₹1000 की कमजोरी गोल्ड में दिखाई दे सकती है। ₹1000 दाम। ओके, आप कह रहे हैं कि ₹1000 तक की गिरावट गोल्ड में यहाँ पर दिख सकती है। इस पे आप नजर रखिए। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका जुड़ने के लिए और गोल्ड पर अपना व्यू देने के लिए। लेकिन आज के लिए गोल्ड में आपको क्या ट्रेड लेना है ये भी जानना ज़रूरी है, और ये बताने के लिए भी हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। अजय केडिया हैं और रवि दियोरा हैं। अजय जी बताइए, आज इंट्राडे में कोई ट्रेड लेना चाहिए? क्योंकि आज जब डेटा आएगा तो उसके बाद हो सकता है कि मार्केट ज़्यादा फ्लक्चुएट हो, तो क्या ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे इस भाव पर गोल्ड में? वेरी गुड इवनिंग। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो आज काफी इंपॉर्टेंट है। एक चीज हम ये देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में कंटिन्यू गिरावट है। हमने पिछले हफ्ते 104 के ऊपर भाव देखे थे, अब 103 के करीब है। तो जब भी डॉलर इंडेक्स में गिरावट आती है तो कहीं सोने और चांदी को सपोर्ट मिलता है। मुझे लगता है आज का जो इन्फ्लेशन नंबर, उससे प्राइसेस में थोड़ी बहुत गिरावट दिखाई दे सकती है। 59,600 59,550 ये रेंज में मुझे लगता है कि एक बार मिलता है तो टेम्पररी बाय किया जा सकता है। नई तेजी के लिए बिल्कुल फेड के स्टेटमेंट का वेट करना चाहिए, क्योंकि 60,200 M6 पे एक इंपॉर्टेंट हर्डल है। जब तक 60,200 नहीं तोड़ता है, हाई पॉसिबिलिटी कि हम वापस 59,900 60,000 के करीब जाने के बाद वापस गिरावट दिखे। तो 60,200 के ऊपर नई तेजी है। इंट्राडे के लिहाज से 59,600 के ड्रॉप पे लेके चलना है। 59,400 का स्टॉप लॉस रखिए। 59,900 तक के टारगेट हम देख पाएंगे, तो टेम्पररी जंप मिल सकता है। अच्छा रवि जी, आपका व्यू सिल्वर के ऊपर क्या है सर? चांदी में आज के लिए अगर कोई ट्रेड लेना हो इस भाव पर तो आपका सुझाव क्या होगा? मेरे हिसाब से आज के लिए कोई ट्रेड लेना है तो वैसे देखे तो इन्फ्लेशन के डेटा का वेट करे, वो बेटर स्ट्रेटेजी हो सकते हैं। हालांकि ये करंट मार्केट प्राइस से मेरा रिकमेंडेशन है कि बाय करें। उसके 2 बड़े रीजन है। एक तो है कि अगर इन्फ्लेशन कूल होके आया, थोड़ा नीचे होके आया, तो जितना इम्पैक्ट गोल्ड को होता है सेंटिमेंट नेगेटिव, तो इतना इम्पैक्ट सिल्वर को नहीं होता, क्योंकि एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है। और साथ में चाइना जो धीरे धीरे अपने पैकेज और स्टिमुलस को लेके अभी
पॉलिसी एक्शंस ले रहा है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक सेंटिमेंट सपोर्ट वहां से आता दिखे। 73,200 के करीब डोमेस्टिक प्राइसेस में अच्छा सपोर्ट है, बाय करे ये सपोर्ट के करीब, स्टॉप लॉस लगा ले 70,700 का। अपर साइड मेरा मानना है कि एक बार 74,000 तक के लेवल दिखने चाहिए, वहां पे थोड़ा रेजिस्टेंस है तो वहां पे मुनाफा वसूली करनी चाहिए। बट मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग के लिए सिल्वर तैयार है। अगर इन्फ्लेशन नीचे आता है तो इमीडिएट डिप के बाद एक अच्छी रिकवरी वहां पे देखने को मिल सकती है। ओके, अब आते हैं क्रूड पे और कच्चा तेल। आप देखिए कि रिकवर हुआ है कल की तेज गिरावट के बाद। कल करीब 4% कच्चे तेल के दाम गिरे थे, लुढ़के थे, लेकिन आज करीब 1.5% की रिकवरी है इंडियन मार्केट में, और ग्लोबल मार्केट में ऑलमोस्ट 1.25 से 2% के आसपास की तेज़ी कच्चे तेल में दिख रही है। तो अब मैं ज़रा आपसे जानना चाहता हूँ अजय जी कि क्या आज की, चूँकि जो भी डिसीजन आएगा फेड का या यूएस की महंगाई का, उसका इम्पैक्ट बुलियन के साथ साथ एनर्जी मार्केट पर भी दिखेगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या ये तेज़ी आपको टिकाऊ लग रही है कच्चे तेल की? देखिए पहले भी हमने देखा कि जो ब्रांड है वो 70-71 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान रहे हैं, और वहीं अगर हम लोग WTI की भी बात करें तो $66 के आसपास का सपोर्ट है। मुझे लगता है 2 दिन की जो बड़ी गिरावट थी उसके बाद मार्केट खाली रिट्रेस कर रहा है, बिकॉज एक तरफ हम देख रहे हैं कि यूएस से अगर डेटा आ भी जाता है तो हम देख रहे हैं कि रिसेशन का फियर है वो यूएस, यूरोप और चाइना के भी नंबर्स कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है नहीं। तो आई थिंक ये टेम्पररी बाउंस है, डेफिनेटली इसमें बाइंग जरूर करना चाहिए, बट अपसाइड मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। तो आज के लिए 5600 पे लेके चलिए, 5520 का स्टॉप लॉस रखिए, 5720 तक का एक जंप देखने मिल सकता है, बट ये टेम्पररी बाउंस है। ओवरऑल मुझे लगता है जिस ढंग से गोल्डमैन सैक्स ने कल भी जो फोरकास्ट को डाउनग्रेड किया है उसका असर अभी भी दिखाई देगा। ओपेक ने नो डाउट प्रोडक्शन कट किए जरूर है उसी को एंटिसिपेट करते हुए, बट दैट विल टेक टाइम। तो टाइमिंग मुझे लगता है फेड को देखते हुए थोड़ा बहुत भी बाउंस आता है तो वापस बिकवाली हावी हो जाएगी कच्चे तेल में। इंट्राडे के लिए यहाँ से लेके चलिए 5720 के टारगेट के लिए। 5720 के टारगेट के लिए आप करें कि इंट्राडे के लिए बाई करना ठीक है, इस पर आप नज़र रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्वार की। 2 दिन की तेज़ गिरावट के बाद आज ग्वार का मार्केट रिकवर हुआ है, और ग्वार सीड का जो जुलाई का वायदा है बंद हुआ है करीब करीब 1.5% की मजबूती के साथ, और ग्वारगम का जुलाई का वायदा 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। अब जरा हमें ये, हमारे साथ राजहंस गम मिल इंडस्ट्रीज़ के गजेंद्र पारक जुड़ चुके हैं। गजेंद्र जी, स्वागत है आपका। आप जरा हमें ये बताइए कि क्या आज की जो ये तेज़ी है 2 दिन की गिरावट के बाद इसे शॉर्ट कवरिंग कहा जाए, मतलब आज की तेज़ी को आप क्या नाम देंगे? देखिए मृत्युंजय जी, जो आज की तेजी आई है उससे पहले मैं कहना चाहूंगा जो 2 दिन की मंदी है, हाँ, उस मंदी को हम क्या नाम देंगे? क्या नाम क्योंकि देंगे? वो मंदी बिल्कुल भी जायज नहीं थी। फंडामेंटल्स जो ग्वार के हैं वो एज इट इज हैं। आपके जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो 22 से 23,000 टन है। अच्छा। ग्वार की सप्लाई बहुत कम है, क्योंकि जो इन भावों में सप्लाई होनी चाहिए थी या जिस हिसाब से मार्केट गिरा है उस हिसाब से ग्वार की सप्लाई पैनिक होना चाहिए था, वो नहीं है। अच्छा। कहीं ना कहीं फ्यूचर के थ्रू हाजिर में पैनिक लाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पैनिक वैसा आ नहीं पाया और उसी के कारण आज बाजार बढ़ा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जानबूझकर 2 दिन गिराया गया फ्यूचर को ताकि स्पॉट के मार्केट में पैनिक लाया जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। तो क्या ये तेजी कामयाब हो पाएगी गजेंद्र जी, जो आज हम देख पा रहे हैं? देखिए तेजी के लिए मानसून सीजन अभी स्टार्ट हो गया है, तो अभी काफी मार्केट्स वॉलेटाइल रहेंगे। हालांकि जो नीचे के भाव हैं वो जो क्रॉप 1 करोड़ बोरी अगर क्रॉप होती है तो मैं समझता हूँ 5,000 का ग्वार एक फेयर प्राइस है, लेकिन अगर मानसून की बरसातों पे डिपेंड करेगा इसका आगे का जो भी प्राइस एक्शन मोमेंट है। लेकिन आप जरा ये बताएं, क्योंकि मानसून को लेकर अलग अलग खबरें आ रही हैं। अल नीनो की बात तो बहुत तेजी से हो रही है और सारी एजेंसियां अल नीनो की बात कह रही है। यूएस की एजेंसी तो कह भी चुका है कि अल नीनो आ चुका है ना। बेशक अभी उसका इम्पैक्ट ना दिख रहा हो, लेकिन आगे दिख सकता है, इस बात की आशंका है। तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर ग्वार में क्या हो सकता है या होने की संभावना आपको दिख रही है? बिल्कुल, जो सारी एजेंसियां हैं, स्पेशली जो यूएस की एजेंसियां, उन्होंने सबने अल नीनो के लिए काफी अच्छे चांसेस बताए हैं इस बार अल नीनो होने के। लेकिन अभी जो WD की वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो बरसातें हुई है उससे कहीं ना कहीं लोगों में ये भय बना है कि राजस्थान में अच्छी बारिशें होगी, और मैं समझता हूँ वो जायज भी है, क्योंकि बरसातें जिस हिसाब से हमें अप्रैल और मई में जिस हिसाब से गर्मी महसूस होती थी वैसी महसूस ही नहीं हुई, और उस हिसाब से बैक टू बैक हर 2-5 दिन में बारिश कंटिन्यूस हो रही थी। लेकिन
उससे फिलहाल कोई ग्वार में भी बिजाई का कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि अभी ग्वार का बिजाई का टाइम है नहीं। और लेट हाफ है, उसमें एल्निनो का असर ज्यादा बता रहे हैं, तो उसमें अगर वो चीज होती है, उस टाइम बरसात नहीं होगी, तो जिस हिसाब से मंदी है ये उससे डबल या 3 टाइम्स स्पीड से तेजी भी आ जाएगी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बड़ी तेजी भी आ सकती है अगर मानसून को लेकर कुछ ऐसी खबर आती है तो। चलिए, बहुत शुक्रिया गजेंद्र परख जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर बात करने के लिए। लेकिन चूंकि हम मानसून और बाकी चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो इस बीच जो चक्रवाती तूफान है बिपरजॉय, उसकी चर्चा भी बहुत तेज़ी से हो रही है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और 15 जून को गुजरात के तट से टकरा सकता है, इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है। इस पर आईएमडी मौसम विभाग के डीजी से बातचीत की है हमारे संवाददाता अनुवेश रथ ने। आइए आपको सुनाते हैं। 15 तारीख को गुजरात के तट पे एक सीवियर साइक्लोन पहुंचने जा रहा है, जिसकी हवा की गति 150 किलोमीटर की स्पीड बताई जा रही है। इसके ऊपर और जानकारी देने के लिए आईएमडी के डायरेक्टर जनरल है हमारे साथ, आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं ये साइक्लोन कितना सीवियर है, किस तरीके से ये गुजरात के तट तक पहुंचेगा और इसका फार्मर्स पे किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा। सर, साइक्लोन बिपरजॉय अभी लगभग द्वारिका से 300 किलोमीटर दूरी पे नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में केंद्रीभूत है। यार अभी जो विंड स्पीड है ये लगभग 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा, गस्टनेस में 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। वो धीरे धीरे उत्तर पूर्व दिशा में गति करके 15 तारीख शाम के आसपास सौराष्ट्र कच्छ और इसके आसपास पाकिस्तान कोस्ट को अतिक्रम करेगा और तब इसका विंड स्पीड 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टनेस में 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। ये जो विंड स्पीड है ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन का विंड स्पीड है, ये लार्ज स्केल डैमेज करा सकता है। इसलिए हम लगातार वार्निंग और एडवाइजरी दे रहे हैं। ये जो विंड स्पीड में आपका बड़े बड़े पेड़ गिर सकता है, टेलीफोन पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स ऑफरूटिंग या बेंडिंग हो सकता है, इसलिए लार्ज स्केल डिस्ट्रप्शन हो सकता है पावर और कम्युनिकेशन सेक्टर पे। इसके साथ साथ जो स्मॉल हाउसेस है, मिट्टी का घर है कि टीन हाउस है कि एस्बेस्टस हाउस है कि ओल्ड पक्का हाउस है, ये सभी में इसमें भी लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है। जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है इसमें लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है विंड की वजह से। और विंड के साथ साथ भी हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज तो हैवी रेनफॉल वार्निंग दिए हैं कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, सौराष्ट्र का और कच्छ का, और कल हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है और परसों सबसे ज़्यादा बारिश होगा। हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल फ्यू प्लेसेस में होने के साथ रेनफॉल 20 से 25 सेंटीमीटर तक हो सकता है, स्पेशली कच्छ और इसके साथ जो द्वारिका, देवभूमि द्वारिका, पोरबंदर, राजकोट, जामनगर, मोरबी, ये सब जिला में सबसे ज़्यादा बारिश और सबसे ज़्यादा विंड होने का संभावना है। तो आप सुन रहे थे आईएमडी के डीजी को जो अपडेट दे रहे थे आपको चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपके लिए और कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। अजय जी, अभी हम ग्वार पे बात कर रहे थे। सर, आपके हिसाब से जो ग्वार में ट्रेड लेते हैं, ट्रेडर को इस वक्त ग्वार में क्या करना चाहिए? बिल्कुल विजय जी, जैसे हमने देखा आचार्य जी ने भी पारक जी ने भी जो बताया कि जो गिरावट आई थी वो जस्टिफाइड नहीं थी। मार्केट में एकाएक हमने बड़ा फॉल देखा और रिकवर करते हुए भी दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले अगर हम देखें 5 महीनों से दायरा बना हुआ है, 5400 के नीचे प्राइसेस बिल्कुल नहीं जा रहा है, ना 5850 के ऊपर जा पा रहा है। नो डाउट बारिश का, एलिनो का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पॉजिटिव आना चाहिए, बिकॉज अब हम देख रहे हैं कि मूंग और नरमा, कपास, इनके प्राइसेस इतने ज्यादा है कि फार्मर का डाइवर्शन इन पे होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अगर गवार ये रेट पे रहता है तो अट्रैक्टिव नहीं है। तो मुझे लगता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो काफी इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे अल्सर इंडेक्स, ये हमें बताता है कि कौन सी कमोडिटी में कितना ज्यादा फॉल आ चुका है, रिकवरी। तो आज जो हमने देखा है वो इंडिकेटर पॉजिटिव दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि गवार के अंदर आज जो रैली है वो कल भी कंटिन्यू दिखाई देगी। जो गवार सीड में तो 5350 से 5380 का लेवल, और गवार गम के अंदर मुझे लगता है कि 10,650 से 10,850 के जोन में वापस जाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। शिव कुमार हैं हमारे साथ, पहले कॉलर। पूछिए शिव कुमार जी। सर, मैंने 2533 रुपए में 2 लोट कपास खली सेल किया है सर, और एक 6000 रुपए में धनिया बाय किया है सर, तो क्या करना? बड़ा ऊंचे के भाव में। अच्छा, तो क्या करना चाहिए रवि जी इनको?
मेरे हिसाब से कपास खली में रुकना चाहिए। मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ी गिरावट और ड्यू है। आज थोड़ा शॉर्ट कवरिंग प्राइसेस में दिखा है, बट मुझे लग रहा है कि 2600 का काफी बड़ा रेजिस्टेंस है, तो अब ये स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करे। डाउन साइड मेरा मानना है कि नीचे प्राइसेस अराउंड 2400 तक शॉर्टर टर्म में आ सकती है, तो डेफिनेटली आपने थोड़ा प्राइस लोअर था, बट यस ट्रेंड सही है एंड आपका ट्रेड भी सही है। मुझे लग रहा है तनिया में आपको बाइंग पोजीशन में रुकना चाहिए, बट एक स्टॉप लॉस ट्रिक लगा ले, 5910 के करीब का स्टॉप लॉस लगा दे। जिस हिसाब से अदर पियर्स बढ़ रहे हैं शायद सेंटिमेंट सपोर्ट मिले, बट अपर साइड मुझे लग रहा है कि 6100 का मुझे कैप लग रहा है। अगर 6100 या 6120 के करीब प्राइसेस मिल जाए तो एक बार मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। लास्ट ईयर का एंडिंग स्टॉक ये काफी परेशान करेगा ये साल में, तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। एक लिमिटेड अपसाइड के साथ स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर रामनिवास हैं, पूछिए रामनिवास जी। जी आदरणीय मृत्युंजय जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ सर, मेरे को जिंक का अपडेट चाहिए था 1 वीक के लिए, और एक सर आपसे मेरी रिक्वेस्ट भी है, हम्बल रिक्वेस्ट है सर। बोले सर, आप आधा घंटे का टाइम देते हैं, सबसे बड़ा शो हम बोलते हैं, हम सभी ट्रेडर्स देखते हैं सर। ट्रेडर्स को मैक्सिमम 5 या 6 मिनट मिलती हैं इस आधे घंटे में। प्लीज सर इस समय को प्लीज बढ़ाएं। बिल्कुल सर, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल हम इस बात को समझ रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कुछ इसको और बढ़ाएं टाइमिंग को। और अब जिंक पर जहां तक आपका सवाल है, अजय जी बताइए सर, जिंक में क्या व्यू है भी आपका और करना क्या चाहिए इनको? देखिए, जिस ढंग से हमने देखा कि डिमांड कंसर्न को लेकर कॉपर और जिंक में दोनों में गिरावट हमने आती हुई देखी। कहीं ना कहीं टेक्निकल बाउंड दोनों ही काउंटर पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। कल की गिरावट के बाद आज प्रॉफिट कंटिन्यू, हम शॉर्ट कवरिंग देख रहे हैं, ये कंटिन्यू रहेगा। अगर हम इमीडिएट बात करें तो 220 का एक इंपॉर्टेंट हर्डल है, तो टाइमिंग अगले 2-3 सेशन की बात करें तो 219-20 तक का ही लेवल लग रहा है। हाँ, फेड के अपडेट के बाद जैसे मार्केट मूव करता है और 220 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली प्राइजेस 24-25 तक का भी लेवल दिखा दे, बट टाइमिंग आप 219 से 220 का लेवल पकड़ के चलिए, अगले 2-4 सेशन में देखने मिल जाएगा। ठीक है, अनवर हैं हमारे साथ, पूछिए अनवर। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ मेंथा चार्ट के बेसिस पर भविष्य क्या रहेगा? मेंथा का फ्यूचर आप जानना चाहते हैं। रवि जी क्या लगता है आपको? मेंथा आज तो तेजी के साथ बंद हुआ है सर, क्या ये तेजी का ट्रेंड अभी आपको कंटिन्यू दिख रहा है मेंथा में, रवि जी? हाँ, मुझे लग रहा है कि और 1% की गुंजाइश है। 942 का काफी इंपॉर्टेंट हर्डल है। ब्रॉडरली मैं ऐसा मान रहा हूँ कि मेंथा में 910 से 942 का ट्रेड जो हमने अभी तक देखा है यही रेंज में होगा, क्योंकि उसके फंडामेंटल डेवलप होने में अभी भी 1 से 2 महीना अभी बाकी है। उसका जो बेसिकली जो सीजनलिटी सपोर्ट है वो आपको मिड मॉनसून से आता हुआ दिखेगा, बट अभी मुझे लग रहा है कि आपके पास अगर कोई स्टॉक हो या नया पोजीशन है तो बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे। 915 के करीब अगर प्राइस मिल जाए बाय करे। 910 के स्टॉप लॉस के साथ छोटा स्टॉप लॉस, अपर साइड 942 तक के टारगेट में देख रहा हूँ। ठीक है, गोविंद हैं आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए गोविंद भाई। हेलो जी पूछें। हाँ जी, मैं सिल्वर को पूछना चाहता हूँ कि जो अभी तेजी आई है इसमें खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए? आगे की स्थिति क्या बनेगी इसी महीने में? ओके अजय जी, चांदी में आज अगर ट्रेड लेना हो आज के इस ताज़ा भाव पर तो क्या करना चाहिए? चांदी में खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि आज का इन्फ्लेशन नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति हमें बना के ट्रेड करना चाहिए। हाँ, लेकिन जब तक इंटरनेशनल में हम वापस 24.5 के ऊपर नहीं जाते नई तेजी दिखाई नहीं देगी। डोमेस्टिक मार्केट में ये लेवल होता है 74,000 का, तो आज के लिए डेटा को देखते हुए 72,800 पे बाय कीजिए, 72,100 का स्टॉप लॉस रखिए, 74,000 तक का टारगेट हम देख पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका और रवि जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।